हेलो एंड वेलकम टू अवर टॉक शो रूबरू। मैं हूं नेहा चौहान और आज मैं मौजूद हूं चैम्प रीडर्स डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड एंड फाउंडर ऑफ एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस सागर आजाद सर। वी वेलकम यू सर। हेलो अभी। आई एम गुड सर। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, बीइंग फ्रॉम कोटा जहां पर बच्चों को आईआईटी के लिए लोग पेरेंट्स भेजते हैं एंड यू परस्यू लिटरेचर, आपने लिटरेचर परस्यू करी है, तो वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई और किसने आपको सपोर्ट किया? और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी थोड़ा सा एक डाउट रहता है कि इज दिस करियर गुड फॉर माई किड, तो वो चीज़ क्वेश्चन आया था कि आपकी जर्नी में? बिल्कुल, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा एक्चुअली। मैं बेसिकली एमपी जबलपुर से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरा जी। बॉर्न एंड ब्रॉट अप जबलपुर में हुआ है, ठीक है। और 2011 में मैं कोटा आया था स्टडी के लिए, ओके। आईआईटी करने के लिए नहीं। मतलब मेरे फ्रेंड्स आए थे आईआईटी के करने के लिए, तो कोटा का बहुत नाम सुना था और मेरा ड्रीम था यार कोटा में ऐसा क्या है। मतलब जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो लोग बोलते थे कोटा जाना है, कोटा जाना है, तो मैं सोचा कोटा है क्या एक्चुअली। राइट। तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि कोटा में मतलब आईआईटी एंड मेडिकल की तैयारी होती है, वहाँ से टॉपर्स निकलते हैं, ठीक है ना। बहुत मतलब एजुकेशन सिस्टम वहाँ का बहुत अच्छा है। तो मेरा भी ड्रीम था कि कभी लाइफ में कोटा देखने का मौका मिले। तो अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने 12th कंप्लीट किया। मुझे एजुकेशन बाहर से ही करनी थी, कि कुछ अच्छा एजुकेशन करके लाइफ में आगे बढ़ूँ। तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बोला कि क्यों ना तुम भी साथ में हमारे कोटा चलो, हमारा सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन तुम्हें अगर कुछ जो वहाँ पे और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो मैं उनके साथ कोटा आया था 2011 में। उसके बाद वहाँ पे मैंने अपनी स्टडी की शुरुआत की और स्टडी के साथ-साथ मुझे जॉब भी करना था, तो पार्ट टाइम मैंने जॉब भी स्टार्ट की। तो मेरी फर्स्ट जॉब जो मैंने स्टार्ट की थी आइडिया पोस्टपेड कनेक्शन से स्टार्ट की थी। तो वहाँ पे मैंने कोटा में एक ही मॉल है सिटी मॉल, अब तो खैर काफ़ी सारे मॉल हो गए, उस हम्म। समय एक ही मॉल हुआ करता था राजीव गांधी नगर में। तो वहाँ पे सिटी मॉल था, तो वहाँ पे एक स्टोर मैनेजर थे एक शोरूम के, उनको मैंने आइडिया पोस्टपेड कनेक्शन की सिम दी थी। तो उनसे मैंने बोला था कि सर कोई यहाँ पे अच्छी जॉब हो तो आप मुझे बताइए। तब उन्होंने बोला था कि यहाँ पे क्रॉसवर्ड बुक स्टोर खुला है, तो क्यों ना तुम वहाँ पे अपना रिज्यूमे दो, क्या पता हम्म। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तब मुझे 12th पास ही था मैं, तो मुझे रिज्यूमे का मतलब भी नहीं पता था कि क्या होता है। तो मैं साइबर कैफ़े गया, उस समय बहुत सारे साइबर कैफ़ेज़ कोटा में हुआ हम्म। करते, आज भी है बट पहले की तरह कम कम है। तो वहाँ पे मैंने अपना रिज्यूमे रेडी किया, फिर मैं वहाँ पे उनको जो मैनेजर थे स्टोर मैनेजर, उनको मैंने दिया रिज्यूमे। उसके बाद वो जो उस क्रॉसवर्ड के जो ऑनर थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और वो रेजोनेंस के एचओडी थे उस समय केमिस्ट्री के, उन्होंने स्टार्ट किया था क्रॉसवर्ड। तो उन्होंने पूछा मुझसे, सारा डिटेल्स मांगी, बुक्स दी पढ़ने के लिए कि बुक्स पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, तो मैंने बताया कि हाँ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है। उस समय इंटरेस्ट नहीं था मेरा। फिर मैंने नेक्स्ट जब मेरा इंटरव्यू हुआ तब उसके बाद उन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक से बोला कि तुम ज्वाइन कर सकते हो, तो मुझे फ़िक्शन डिपार्टमेंट दिया गया था। ओके। फ़िक्शन डिपार्टमेंट दिया था, तो उस समय मैंने एक ही किताब पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है ना, जो मेरी काफ़ी फ़ेवरेट किताब है, जिससे मेरी लाइफ़ चेंज हुई एक्चुअली। ओके। तो उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और वहाँ पे पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा मुझे कि एक अच्छी चीज़ आपने जॉइन की है बुक स्टोर, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी, ठीक है ना। उसके बाद लोगों को मैंने रिकमेंड करना भी स्टार्ट किया। तो मतलब 3-4 महीने में मुझे फ़िक्शन अपने जो डिपार्टमेंट दिया गया था उसकी सारी बुक्स के बारे में मैंने याद कर लिया था कि कौन सी बुक किस ऑथर की, उसकी क्या स्टोरी है, उसका किस पब्लिशर से आती है, क्या इम्प्रिंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब मैंने याद करके और उसको प्रमोट करना स्टार्ट किया कि ये किताब इस कैटेगरी की, आपको ये पढ़ना चाहिए। तो रिकमेंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, और बच्चे आते थे तो फ़िक्शन की स्टोरी वगैरह पूछते थे, तो मैं उनको हम्म। बताता भी था। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई थी जर्नी की। तो अगर जैसे कि आपने अभी क्रॉसवर्ड की बात करी, तो आपने जो चैम्प रीडर शुरुआत करी थी तो आपने अपनी फर्स्ट जॉब छोड़ी थी। यस। और सबसे ज़्यादा जो मेन सवाल उस टाइम पे ये आता है कि जब आप अपनी जॉब छोड़ते हो जो कि फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो आप उसके ऊपर, तो एकदम से वो चेंजेस आ जाना लाइफ पे भी थोड़ा डिपेंड होता है कि अब हम फाइनेंशियली किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, और फिर ये सब शुरुआत करना, तो वो मोटिवेशन कहाँ से आई और इंस्पिरेशन कहाँ से आई चैम्प रीडर शुरुआत करने की? मोटिवेशन तो एक्चुअली जब मैंने में अपनी जॉब स्टार्ट की थी, तब मैंने 2012 की बात है, पहली बार मैंने जो वर्ल्ड बुक फेयर होता है दिल्ली में प्रगति मैदान में, वो अटेंड किया था। ओके। तो वहाँ जब मैंने देखा कि इतने मतलब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, मतलब मैंने कभी पहले सोचा नहीं था कि, मुझे लगा था कि हाँ ठीक है बुक स्टोर्स होते होंगे, और हम्म। मुझे ये नहीं पता था कि इतने बड़े लेवल पे बुक एग्जीबिशंस भी होते हैं, और वहाँ पे हर एक मतलब जॉनर के ऑथर, चाहे फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, चिल्ड्रंस के हों, या जिनकी ऑटोबायोग्राफी जिन पे लिखी जा चुकी है, इस तरह के ऑथर्स से मुझे मिलने का मौका मिला। फर्स्ट टाइम मैंने किरण बेदी जी को जस्ट सामने से देखा था, उनकी हम्म। ऑटोग्राफ आज भी फ़ोटो मेरे पास रखी हुई है, मैंने साइन कराई थी, उनके साथ सेल्फी ली थी। तो वो मेरे लिए मूवमेंट बहुत बड़ा था कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी से हम मतलब मैं कभी सोच नहीं सकता था कि अच्छा हम्म। यहाँ पे ऐसे भी लोग आते हैं।
तब मुझे ये फ़ील हुआ कि कोटा इतना बड़ा मार्केट है, ठीक है? और वहाँ पे बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ठीक है हुँ, ना? उनके डिप्रेशंस भी होते हैं। हुँ, जब बच्चे मेरे पास आते थे तो मतलब हताश भी होते थे, कई बार उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, ठीक है ना? कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो नर्वस हो जाते थे। तब मुझे ये फ़ील हुआ कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे इन बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। तब मैंने वहाँ पे बुक लॉन्च इवेंट्स, बुक रीडिंग स्टार्ट किए, बड़े-बड़े ऑथर्स को बुलाया, रविंदर सिंह से लेके अमीश त्रिपाठी, दुर्जॉय दत्ता, बहुत सारे ऑथर्स को, राज बब्बर के बेटे आर बब्बर, उनकी बुक हमने लॉन्च की थी। और उसी के साथ-साथ हमने वहाँ पे कोटा में एक हैंडराइटिंग एनालिसिस प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था कि जो एक साइंस है जो आपकी हैंडराइटिंग देख के आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस के बारे में भी बता सकते हैं। हुँ, एक सर थे वो जर्नलिस्ट थे, रह चुके हैं पहले, उनको हमने वहाँ पे रिप्रेज़ेंट किया, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा, उनकी लाइफ़ में चेंजेज़ आने लगे। जब मैंने ये सारे इवेंट स्टार्ट किए और सक्सेस मिली, बड़े-बड़े ऑथर्स आने लगे, हुँ, फिर एक लाइफ चेंजिंग मेरे लाइफ में एक मोमेंट आया कि मेरे पास जो बडिंग राइटर्स हैं, हुँ, जो लिख चुके हैं या जो लिखना चाहते हैं, उनके मेरे पास काफ़ी मैसेजेस फेसबुक पे या नंबर पे आने लगे कि हमें भी बुक पब्लिश करवाना है, आप हमें गाइड करो, हमारी बुक पब्लिश हो चुकी है लेकिन हुँ, हमारी बुक अवेलेबल नहीं है। हुँ, तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत बड़ा गैप है एक्चुअली, मतलब जो बडिंग राइटर्स के हुँ, लिए, जो लिखना चाहते हैं, जो ऑलरेडी लिख चुके हैं लेकिन उनको पता नहीं काम कैसे करना। तब मैंने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी लोगों से बात भी की, ठीक है ना? दिल्ली में, बैंगलोर में, मुंबई में, हर जगह जो मेरे कॉन्टैक्ट में थे, हुँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स या पब्लिशर्स। तब ये चीज़ मैंने देखी, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है जो इनके लिए काम कर सके। हुँ, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन पॉइंट था, क्योंकि मैं उस चीज़ में पूरा घुस चुका था कि नहीं, मेरे को मतलब अच्छे राइटर्स को, हमारे जो इंडिया के राइटर्स हैं उनको मतलब आगे बढ़ाना है। ओके, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बात बताना चाहूँगा कि जब मैं क्रॉसरोड में काम करता था तो बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जिनको मैं इंडियन राइटर सजेस्ट करता था, बट वो बोलते थे कि आई डोंट लाइक इंडियन ऑथर्स। तब मुझे बड़ा बुरा लगता था सीरियसली। तो मैं उनसे पूछता था क्यों? तो वो ये बोलते कि नहीं, नहीं, वो अच्छा नहीं लिखते, उनके में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो लव रोमांस पे ही लिखते हैं, ठीक है? ओके। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आपने फिर किसको पढ़ा है? तो उन्होंने एक ही नाम बताया, चेतन भगत का। तो मैंने कहा चेतन भगत ही सिर्फ़ इंडियन ऑथर्स नहीं, उसके अलावा बहुत सारे ऑथर्स हैं, ठीक है ना? तो मैंने उनको कुछ नाम सजेस्ट किए। चेतन भगत सर भी बहुत अच्छा लिखते हैं, आज उनकी बदौलत ही आज मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया कि जो बडिंग ऑथर्स ने लिखना स्टार्ट किया। नहीं तो उनसे पहले कौन ही लिखता था? हम नाम सुनते थे, आर के नारायण का सुनते थे, ठीक है ना? आपके बहुत सारे ऐसे खुशवंत सिंह हो गए जो बड़े लेजेंड राइटर्स, हुँ, ऑथर्स हुए हैं हमारे देश में, तो ऐसे लोगों का नाम सुनते थे। तो मैंने काफ़ी ऐसे ऑथर्स को पढ़ना शुरू किया जो इंडियन ऑथर्स भी हैं। चेतन भगत सर की पहली किताब 5 पॉइंट्स ऑफ वन मैंने पढ़ी थी, ठीक है ना? वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिस पे मूवी भी बनी है। तो ऐसे कई सारे मतलब ऑथर्स हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मैंने उनको सजेस्ट किए। फिर उन लोगों ने ये भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, इंडियन ऑथर्स भी अच्छा लिखते हैं, ये चीज़ है। तो ये परसेप्शन भी मुझे चेंज करना कि था कि नहीं, इंडियन ऑथर्स भी बहुत अच्छा लिखते हैं, उनको भी विदेशों में पढ़ा जा सकता है। उसके बाद फिर जब मैंने ये देखा कि जो मार्केट में इतना बड़ा मतलब गैप है, तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन शुरू करूँगा जो इन बडिंग राइटर्स के लिए काम करेगी। बट जैसा आपने सवाल पूछा कि चैलेंजेस सबसे बड़ा, हुँ, कि पेरेंट्स ने भी, जब मैंने ये पेरेंट्स को बताया कि मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहता हूँ, मुझे अपना खुद का काम करना है, तो पेरेंट्स ने बोला कि खुद का काम कैसे करोगी? क्योंकि उसके लिए फंड्स लगते हैं, काफ़ी हाँ, सारी चैलेंजेस आते हैं, कैसे करोगे? अब क्योंकि मैं अकेला रहता था कोटा में, ठीक है? तो मैंने कहा मुझे पता नहीं है कि कैसे करूँगा, बट हाँ, मुझे पता है मुझे करना है, क्योंकि मैंने ये सोच लिया है। तो पेरेंट्स ने बोला कि ऑब्वियसली पेरेंट्स कभी बुरा नहीं चाहते, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही बिल्कुल। सोचते हैं। तो मैंने उनको ये बोला कि आप मुझ पे भरोसा रखो, मैं जो भी काम करूँगा अच्छा करूँगा, आप मतलब प्राउड करोगे कि हाँ, आपके बेटे ने कुछ किया है लाइफ़ में। तो उन्होंने बोला ठीक है, कि उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है अगर तुम कर सकते हो तो डेफ़िनिटली करो, हम आपके साथ हैं। तब फिर मेरा एक फ्रेंड है जबलपुर में, अमित हुँ, चौक से नाम है उसका, उससे मैंने ये डिस्कस किया था कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। एक होता है ना नाम रखना, ठीक है ना? वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग हमेशा अपने नाम के आगे चैम्प लिखते थे, मतलब हमारा ये था कि नहीं, हमें लाइफ़ में मतलब चैंपियंस हैं हम लोग, हुँ, हमें लाइफ़ में आगे बढ़ना है, कितनी भी तो वहाँ प्रॉब्लम्स से आ वो जाएँ। नाम आया। तो वहाँ से वो उसने बोला कि सर हम लोग तो, आपको पता है हम लोग चैम्प हैं, ठीक है ना? तो हुँ, आप उसी को लेके रखो, ठीक है ना? तब मैंने फिर ये किया कि चैम्प रीडर्स प्राइवेट लिमिटेड हम लोग ये नाम रखते हैं। तब 2016 में मैंने ये कंपनी स्टार्ट की। और ये भी होता था कि उस समय मैं क्रॉसवर्ड के साथ जुड़ा था, तो ये भी एक चैलेंजेस आया था कि मतलब कि आप क्रॉसवर्ड के साथ थे, तब आप हुँ, ये सारे इवेंट्स करते थे, लेकिन वो लोगों को नहीं पता था कि वो सारा आइडियाज़ मेरा था,
कि वो मैंने इम्प्लीमेंट किया था कि ऑथर्स को बुलाना, ये सारी चीज़ें करना, क्योंकि उस समय इतने बड़े बुक लॉन्च नहीं होते थे। आप बिलीव नहीं मानेंगे, कोटा में हमने इतने बड़े इवेंट्स किए कि इंडिया में आज तक नहीं हुए। रविंदर सिंह, दुर्जोय दत्ता, मतलब हमें बाउंसर्स लगाने पड़ते थे क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। आज वो फ़ोटोज़ हैं हमारे पास। दैट इज़ तो ये इनक्रेडिबल। चीज़ बहुत, तो मतलब वो जैसे कोटा एजुकेशन सिटी है, एक टाइम पे उसको मतलब लिटरेचर की सिटी बोला जाता था। आज भी मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब ऑथर्स आना पसंद करते हैं। कोविड के बाद थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हुई है, बट उसको हम लोग दोबारा फिर से प्लान कर रहे हैं। देन फिर मैंने ये चैम्प रीडर्स का 2016 में हमने पहला अपना इवेंट किया था एक ऑथर का। उसके बाद फिर कोटा में किया, फिर जयपुर, उदयपुर, पूरा राजस्थान, फिर दिल्ली में से स्टार्ट किया। फिर ऐसे धीरे-धीरे करते-करते लोग हमसे जुड़ने लगे। फिर कई इंटरनेशनल ऑथर्स जो दुबई में, यूएस में, हुँ। कनाडा में, जो एनआरआई ऑथर्स हैं, उनके भी हमने बुक लॉन्च कोटा में किए, जयपुर में किए। तो इस तरह से जर्नी शुरू हुई थी। तो ये जो एनेक्डोट है, इसका नेम कहाँ से आया फिर? एनेक्डोट की भी स्टोरी बड़ी शानदार है, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं प्रमोशन का काम कर रहा था, एक्चुअली कहते हैं ना कि हर चीज़ किसी इनोवेशन के पीछे बहुत एक ट्रेजिक स्टोरी होती है। हुँ। तो पब्लिशिंग हाउस शुरू करने का मैंने ज़िद में स्टार्ट किया पब्लिशिंग हाउस, बिकॉज़ 2018 में मैं एक पब्लिशिंग हाउस के साथ जुड़ा था, वो गाज़ियाबाद का ही था। तो 2 साल मैंने उनके साथ काम किया था। कोविड के टाइम पे मुझे ये पता चला कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड पब्लिशिंग हाउस था, ठीक है ना? उसने काफ़ी ऑथर्स को मतलब फ्रॉड किया, ठीक है ना? मेरे साथ भी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ, ठीक है ना? तो मेरे कुछ बहुत फ्रेंड्स भी थे ऑथर्स, जिन्होंने उनको मैंने पब्लिशिंग के लिए पिच किया था कि आप ओह! इस पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश कराओ। तो बाद में कोविड में पता चला कि बहुत बड़ा वो फ्रॉड था एक, मतलब मेरे लिए, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि मेरे लिए मेरा कहते हैं ना कि आपका कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं राइट। जो भी कमिटमेंट देता हूँ वो मुझे करना है, क्योंकि आप जब ऑथर्स की, मुझे पता है कोई भी ऑथर जब कोई किताब लिखता है तो उसके लिए उसकी फीलिंग्स, इमोशंस, उसका टाइम, मनी, एनर्जी, सब कुछ राइट। उसमें वो देता है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा था, और मैं करीबन 5-6 महीने में बड़ा अपसेट रहा कि मतलब हुँ। मैं क्या करूँ? तब मेरे 2 बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं, वो ऑथर भी हैं, एक नोएडा से हैं, एक जयपुर से हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि सागर देखो, तुम्हें सब कुछ पता है पब्लिशिंग इंडस्ट्री में, कि तुमने इतने साल काम किया, क्यों ना तुम अपना पब्लिशिंग हाउस स्टार्ट करो? हुँ। तब मैंने बहुत सोचा कि ऐसे कितने ऑथर्स होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा, ठीक है ना? जिनकी किताबें लोगों तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है ना? जिनको अच्छा पब्लिशिंग हाउस नहीं मिल पाता, ठीक है ना? तो ये मैंने काफ़ी फिर सोचा, उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब सागर टाइम आ गया कि अब तुम्हें फुल फ्लैश मार्केट में उतरना पड़ेगा। फिर मैंने एनेक्डोट नाम पब्लिशिंग हाउस हमने हुँ। स्टार्ट किया, और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ था कि नाम बहुत हुँ। इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप देखेंगे पब्लिशिंग हाउस में जितने भी नाम हैं पब्लिशिंग हाउस के, मतलब वो कोई भी नाम वो पब्लिशिंग से, लिटरेचर से कनेक्ट नहीं नहीं करता, करते। ठीक है ना? तो एनेक्डोट बहुत ही हम लोग ने रिसर्च करके ये नाम रखा कि एनेक क्या नाम होना चाहिए, हुँ। और उसका लोगो भी फिर हमें बनाने में कम से कम 3 से 4 महीने लगे थे। अगर आप हमारा लोगो देखेंगे तो उसमें एक फेदर है, जो हुँ। इंक है, जैसे पुराने ज़माने में जो लोग हुँ। लिखते थे फेदर यूज़ फेदर करके इंक। यूज़ करके लिखते, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हमने अपनाया कि लिटरेचर से कनेक्ट करे लोगो भी आपका। हुँ। तो ये बहुत ही 5-6 महीने हमने इसमें लगाए, नाम और इसमें। उसके बाद फिर एनेक्डोट की शुरुआत हुई। फिर दिल्ली में हमने अपना ऑफ़िस लिया, यहाँ पे टीम बनाई पूरी, क्योंकि टीम बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी पब्लिशिंग हाउस के लिए। अच्छी एडिटोरियल टीम, अच्छे हुँ। डिज़ाइनर्स, अच्छी सेल्स टीम जो आपकी बुक को हर जगह पहुँचा सके, बुक स्टोर्स में, और उसके बाद फिर बुक एग्ज़िबिशन्स में आप हर जगह जा सकें। तो यहाँ से पब्लिशिंग हाउस की स्टार्ट हुई थी। आज हमारे पास सिर्फ़ इंडिया से नहीं, कम से कम पा 8 से 10 कंट्री से जो ऑथर्स हैं वो इंडिया में हमारे साथ, उन्होंने अपने एक्सक्लूसिवली हमसे बुक पब्लिश कराई है। कनाडा, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अलग-अलग कंट्री से। तो आज एनेक्डोट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और मतलब रीडर्स को अच्छा कंटेंट दे रहा है, ताकि वो अच्छी किताबें पढ़ें और उनके माइंड में पॉजिटिविटी आए। वेल कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट, मतलब थैंक यू ये सो मच। कनेक्शन के लिए, एनेक्डोट के लिए। थैंक यू सो सो इफ मच। वी टॉक अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी दैट कि अगर हम आज के टाइम की बात करें जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि एआई हो गया, हुँ। सो डू यू थिंक दैट विल इम्पैक्ट द ऑथर्स करियर इन फ्यूचर मे बी और नाउ? या एआई का काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। हुँ। एआई का तो काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे, बट नॉट ओनली राइटर्स के लिए, पब्लिशिंग हाउस के लिए भी, ओके। स्पेशली जो एडिटर्स हैं और जो कवर डिज़ाइनर, क्योंकि आजकल एआई के थ्रू हुँ। एडिटिंग का भी कॉन्सेप्ट आ चुका, मतलब राइट। बुक एडिट हो जाती है, अच्छे-अच्छे कवर बनाए जा सकते हैं। बट मैंने जो देखा है पर्सनली, जो मैं हुँ। फ़ील करता हूँ कि एआई में आप कितना भी मतलब इन्वॉल्वमेंट उसको यूज़ करें, बट जो ह्यूमन टच है ना, वो नहीं आ पाता। मैंने राइट। कई एआई के कवर्स देखे हैं, ठीक है ना? और जो डिज़ाइनर खुद के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, उसमें बहुत डिफ़रेंस होता है, वो फ़ील आता है उनके कवर्स में एक्चुअली।
तो यही चीज़ है कि हाँ, हमें टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बट हमें अपनी स्किल भी डेवलप उसके साथ-साथ करना हुँ, पड़ेगा, ताकि टेक्नोलॉजी हम पर हावी ना हो। आज पब्लिशिंग हाउस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंजेज़ है, क्यों? क्योंकि एआई के थ्रू आप बुक लिख सकते हैं, ठीक है ना? कंटेंट क्रिएटर्स आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग एआई टूल्स यूज़ कर रहे हैं। तो हमें, क्योंकि जैसे पहले होता था कि कंप्यूटर रिप्लेस कर देगा इंसान को, लेकिन इंसान ने ही कंप्यूटर बनाया ना, राइट। ठीक है ना? दिमाग किसका तेज है? इंसान का। तो ऐसे ही एआई भी कहीं न कहीं एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब ह्यूमन को रिप्लेस कर सकती है, बट हुँ, अगर हम उस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपनी स्किल्स को जितना डेवलप करते जाएँ, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ इश्यू हो सकता है। बट हाँ, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब अभी तो एआई, आने वाले टाइम में और कोई और भी एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। आएगी, हुँ, तो हमें अपने आप को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो ये चीज़ हम लोग अपने सिस्टम में भी करते हैं, जैसे कि आजकल जैसे पेपर बैग है, ठीक है ना? कई लोग ये बोलते हैं कि क्या आने वाले टाइम में पेपर बैग का टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो मैं बोलता हूँ नहीं हो सकता है। क्यों? हुँ, क्योंकि एक ई-बुक पढ़ना और एक बुक को हाथ में लेके पढ़ना बहुत ही डिफरेंस है। मतलब लोग फ़ील करते हैं किताब को, जो अच्छे रीडर्स हैं वो आज भी हुँ। मतलब किताब को मतलब हाथ में लेके पढ़ना, आपके पास एक कॉफ़ी हो या चाय आप पी रहे हो और आपके हाथ में बुक हो, तो मतलब उससे मुझे लगता है उससे हैप्पी मोमेंट कोई और एक ये कोई भी नहीं हो चीज़ है ना सकता। कि आज की यंग जनरेशन जो है हुँ। वो भी बुक्स ज़्यादा पढ़ने में उनका है आजकल ध्यान। बिल्कुल, हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ हुँ, चीज़ आपने बोली, क्योंकि मैं मोस्टली जब जगह ज लोग हुँ, ज जहाँ भी बुक फेयर्स में या जाता हूँ या किसी ऐसे इवेंट में, लोग हमेशा ये बोलते हैं कि इंडिया में रीडिंग हैबिट कम हो रही है। हुँ, कम नहीं हो रही है, एक्चुअली थोड़ा डाइवर्जन हो गया है, ठीक है ना? आफ्टर कोविड चीज़ें क्या हुई है ना कि मतलब बहुत बहुत लोग ऑडियो बुक सुनने लगे हैं, ऑडियो बुक्स का वो एक मार्केट बढ़ा है, ठीक है ना? ई-बुक्स का बढ़ा, जिनके पास हुँ, टाइम कम रहता है, जो बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो वो ऑडियो बुक सुन लेते हैं, या ई-बुक मोस्टली लोग जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो ई-बुक में अपने टैबलेट में पढ़ते हैं ई-बुक, ठीक है ना? तो हुँ, ये भी चीज़ें होती हैं। तो रि ऐसा नहीं है रीडर्स कम हुए हैं, उनका मतलब पढ़ने का तरीका चेंज हुआ है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया का जो पब्लिशिंग का मार्केट है वो बढ़ा है। आप राइट। देखेंगे कोविड के बाद बुक स्टोर सबसे ज़्यादा ओपन हुए, नए-नए बुक स्टोर्स, ठीक है ना? अगर रीडिंग हैबिट कम हो रही होती या यंगस्टर्स बुक नहीं पढ़ रहे होते, तो हुँ, बुक स्टोर्स क्यों ओपन होते? कैफ़े में भी बुक कैफ़े स्टोर्स में हैं। भी आजकल कैफ़े में कॉन्सेप्ट आ गया है, जो हुँ, पहले शायद विदेशों में होता था, हुँ, ठीक है ना? आप बिलीव नहीं मानेंगे, आजकल 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में भी ऐसे कैफ़ेज़ ओपन हो रहे हैं, ठीक है ना? तो हाँ, बस ये चीज़ है कि जो वेब सीरीज़ और जो नेटफ्लिक्स के थ्रू एक डाइवर्जन हो रहा है, वो एक चीज़ मैं मानता हूँ, बट हाँ, वो उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हैबिट को प्रमोट करना पड़ेगा अपने आस-पास के एरियाज़ में। हुँ, जैसे कोई भी चीज़ होती है, अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं, तो कुछ मैं तो ये बोलूँगा, गिफ्ट के साथ-साथ आप कुछ भी दें, लेकिन एक किताब ज़रूर गिफ्ट करें। चाहे बर्थडे हो, चाहे आप कोई भी पार्टी कर रहे हो, हुँ, ठीक है ना? आप अभी जैसे एक मेरे एक प्रिंटर हैं, उनने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला कि उनके बेटे का बर्थडे था, तो हुँ, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो हर फैमिली को कुछ गिफ्ट दे रहे थे बकेट में। तो उन्होंने बोला, सागर मुझे एक किताब भी गिफ्ट देनी है। मैंने, सर ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे रीडिंग हैबिट भी बढ़ेगी। तो हमने उनको किताब सजेस्ट करी कि आप ये किताब आप दे सकते हैं। तो उन्होंने उसमें से एक किताब चूज़ करके उसको ऐसा गिफ्ट हैम्पर्स देके उसमें एक गिफ्ट बुक भी डाली। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब हुँ, आप कोई भी किसी को दे रहे हैं, एक उसके साथ किताब ज़रूर बिल्कुल। दीजिए। उससे क्या होगा कि लोगों का माइंडसेट चेंज होगा और धीरे-धीरे उनकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो देखेंगे उस किताब के है क्या इसमें। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी अच्छा कहा आपने इस चीज़ के बारे में कि हमें खुद एक हैबिट है वो खुद बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो जैसे कि मेरा अगला क्वेश्चन आपसे सवाल यही रहेगा कि जैसे कि अगर हम फ़िक्शंस की बात करें जैसे कि नॉन फ़िक्शन एंड फ़िक्शन, लेकिन वी हैव सीन दैट कि अभी ना चेंजेज़ आ गए हैं कि ज़्यादातर लोग ना फ़िक्शन पढ़ना पसंद करते हैं। नॉन फ़िक्शन की तरफ बहुत ही कम अगर हम देखें रीडर्स की जो होगी, लेकिन फ़िक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा स्पेशली यंग जनरेशन की जो हमने हुँ। अभी बात करी दे आर इंटू फ़िक्शन और फिर वो ज़्यादा ना जो बाहर के ऑथर इंटरनेशनल ऑथर्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। सो डू यू थिंक हमें ये चीज़ चेंज करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें एक करेक्शन मैं चाहूँगा जी, आपसे कि आज की डेट में नॉन फ़िक्शन का मार्केट काफ़ी बढ़ा है एक्चुअली। ओके। मतलब आफ्टर कोविड नॉन फ़िक्शन के मार्केट वो जिसमें आप देखिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल, स्पिरिचुअलिटी और ऑटोबायोग्राफी, इस तरह की किताबें ज़्यादा पढ़ी जाने लगी हैं एक्चुअली। फ़िक्शन का मार्केट है। हुँ, आपने सही कहा कि फ़िक्शन यंगस्टर्स जो हैं वो फ़िक्शन पढ़ना पसंद करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ये चीज़ हुई है कि नॉन फ़िक्शन, क्योंकि आजकल जो यूथ है, जो मैं देखता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ बुक एग्ज़िबिशन, स्कूल, कॉलेजेस में या बुक फेयर्स में, तो उनका मतलब माइंडसेट उनका बिल्कुल सटीक है कि उन्हें ये किताब पढ़नी है।
जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी लोग पढ़ना चाहते हुँ, हैं, एटॉमिक हैबिट की बहुत डिमांड आती है जब हम लोग बुक फेस करते हैं, इकिगाई इकिगाई हो इक गया, ठीक है ना? और कई सेल्फ हेल्प टाइप के, और हुँ, बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो मतलब एस्ट्रोलॉजी में भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं आजकल, ठीक है ना? इस तरह की किताबों में तो मैं खुद शॉक्ड होता हूँ कि एक टाइम था कि फ़िक्शन के अलावा लोग मतलब और कोई किताब पढ़ना पसंद नहीं करते। आजकल मतलब वैरायटी ऑफ बुक्स लोग पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये हमारे मतलब लिटरेचर इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि हर तरह का कंटेंट लोग पढ़ना पसंद कर रहे हैं। हुँ, और जैसा आपने बोला कि बाहर के ऑथर्स को ज़्यादा पढ़ना लोग पसंद करते हैं, वो आपने बिल्कुल सही बोला। वो एक्चुअली वो शुरू से वो चीज़ चली आ रही है, ठीक है ना? कि मतलब बाहर के ऑथर बहुत अच्छा लिखते हैं एक्चुअली। तो इसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो फॉरेन ऑथर है वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है ना? राइट, है ना? हम जो लिखते हैं वो हमारी थर्ड लैंग्वेज में लिखते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत है, सेकंड हिंदी है, ये थर्ड इंग्लिश है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, लोगों को समझना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि ये चीज़ इसलिए है। और पहले से तो खैर बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। आज जैसे मैंने बताया कि चेतन भगत जी ने बहुत बड़ा मार्केट एक यंगस्टर्स के लिए ओपन किया। तो आज बाहर भी आप देखेंगे तो बाहर भी आज बहुत सारे ऑथर्स हैं जो इंडियन ऑथर्स हैं जो बाहर यूएस, कनाडा अलग-अलग कंट्री में रहते हैं। आज जी, उनकी किताबें वहाँ पे पब्लिश हो रही, नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था, सिर्फ चुनिंदा ऑथर्स थे जिनकी बुक पब्लिश होती है। आज यंग यंग ऑथर हैं जो अपनी बहुत अच्छा प्रोफेशन भी है उनका, और आज वो लिख कर उनकी किताबें वहाँ पे सेल हो रही हैं मार्केट में। तो ये चेंजेस पिछले 5-6 साल में जो मैंने देखा वो आया है। और धीरे-धीरे और भी ये चेंजेस जैसे-जैसे हमारी लिटरेचर इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि और चेंजेस आएँगे और लोग इंडिया में नहीं बाहर भी हमारी किताबों को पढ़ेंगे। थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी, आप मतलब जैसे कि किताबों की बात करें, तो आप इंग्लिश वाली लैंग्वेज प्रेफ़र करते हैं, हिंदी वाली? मतलब क्योंकि अगर हम हिंदी की बात करें, तो आपने जैसे काफ़ी सारे हिंदी ऑथर्स की बुक पढ़ी होंगी, तो मतलब वो जो लिखते हैं ना, वो कोई इंग्लिश ऑथर नहीं लिख सकता, हाँ, ये हाँ, चीज़ है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। नो डाउट इसमें कि वो नहीं लिख सकता। हम लिख एग्री, सकते हैं, लेकिन वो हमारी तरह उस तरीके से नहीं लिख सकते। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, आप इंग्लिश वाली प्रेफ़र करते हैं या फिर हिंदी वाली? मैं एक्चुअली जो मतलब इंडियन ऑथर्स हैं उनको ज़्यादा हुँ, पसंद करता हूँ, ओके। ठीक है ना? और उसमें भी ये होता है कि अगर किसी ने हिंदी में बुक लिखी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक चीज़ होती है कि एक एक तो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, इसका बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। बट आज के डेट में मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी के रीडर्स बहुत बड़े हैं। हुँ, हिंदी किताबें, हिंदी का मार्केट जो है ना, मतलब मुझे जो फ़ील होता है वो इंग्लिश से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ये होता है कि मतलब हिंदी में राइटर्स भी काफ़ी नए-नए आए हैं, ठीक है ना? और वो जो नए तरीके से उन्होंने लिखना शुरू किया है ना, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हिंदी का मार्केट और बढ़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि और इंग्लिश का जो है वो तो ख़ैर मार्केट है ही, ठीक है ना? लेकिन जो इंडियन ऑथर्स हमारे जिस लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है ना? वो जैसे चेतन भगत सर लिखते हैं, रविंदर सिंह और भी जो ऑथर्स हैं, या अमीश त्रिपाठी सर ने जो जिस तरह से शिवा ट्रायलॉजी लिखी थी, तो वो एक रेवोल्यूशन था हुँ, पब्लिशिंग इंडस्ट्री में। मतलब ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं लिखा गया था, बट उन्होंने जिस तरीके से प्रेज़ेंट किया लॉर्ड शिवा को, ठीक है ना? वो एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज भी था राइट। उनके लिए, क्योंकि फर्स्ट बुक थी उनकी, ठीक है ना? तो जब मैं पहली बार उनसे मिला था कोटा में, मैंने उनकी जो राम सीरीज़ आई थी, जब उनको इनवाइट किया था उनका बुक लॉन्च के लिए, तब मतलब हमने उनसे ये सवाल पूछा था, उनके साथ 1 घंटा बैठ के काफ़ी बातचीत हुई थी। तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मतलब किसी को पसंद आएगी या नहीं आएगी, ठीक है ना? उन्होंने बोला कि मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये चीज़ लोगों तक जानी चाहिए। तो उन्होंने उस तरह से लिखा, और आज देखिए मतलब आज सिर्फ़ हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी उनको इतना ज़्यादा बिल्कुल। मान-सम्मान मिलता है। तो ऑफ़ कोर्स इंडियन ऑथर्स तो मैं हमेशा से चाहता हूँ कि इंडियन ऑथर्स हर कोई पढ़े। यंगस्टर्स को भी मैं जब भी जाता हूँ तो स्कूल कॉलेजेस में सब जगह उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि इंडियन ऑथर्स आप को पढ़ें, क्योंकि उससे ये चीज़ होगा कि अगर आप इंडियन ऑथर्स को पढ़ेंगे तो बेचारे इंडियन ऑथर्स को भी सपोर्ट मिलेगा, प्लस हमारी हुँ, इकोनॉमी में भी हमें सपोर्ट बिल्कुल। मिलेगा, क्योंकि वो पैसा हमारे ही देश में सर्कुलेट होगा, और लोगों को मोटिवेट मिलेगा कि और ज़्यादा नए ऑथर्स निकल के जी। आएँगे। तो जाते-जाते आप कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहें और साथ ही साथ कोई ऐसी बुक जो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करना चाहें आप? तो बिल्कुल, सबसे पहले तो मैसेज यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ो, ठीक है ना? कि जितना ज़्यादा, क्योंकि मेरी लाइफ़ चेंज हुई है, मैंने देखा है कि जब मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी लाइफ़ में पहली किताब पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड। हुँ, वहाँ से मेरा ये माइंड चेंज हुआ था कि नहीं, मुझे लाइफ़ में खुद का कुछ करना है। क्योंकि जॉब में आप सिर्फ़ एक आपकी एक लिमिटेशंस होती हैं, आप लाइफ़ में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब आज अगर आप खुद एंटरप्रेन्योर हो, तो आप कई लोगों को की लाइफ को बदल सकते हैं। आपके पास वो पैशन होता है, वो आपके पास वो विज़न होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए, और आप जो भी जिस भी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं ना, आप उसके
उसको पूरे विश्वास के साथ और पूरे पैशन के साथ आप उसको करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, और हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपने आस-पास भी लोगों को पॉजिटिव रखिए, और किताबें ज़रूर गिफ्ट कीजिए। अगर कहीं आप गिफ्ट करते हैं और बुक स्टोर जाइए, बुक स्टोर से किताबें खरीदिए, क्योंकि बुक स्टोर ही ऑक्सीजन है बुक्स की, ठीक है ना? तो बुक स्टोर में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और जो 5 बुक है जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, जो जो मैंने पढ़ी है और मैं लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ। पहली किताब है रिच डैड पुअर डैड, सेकंड है द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आप सभी लोग ने सुनी होगी। तीसरी किताब है आपकी थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है ना? बड़ा सोचना है, उस पे आपको सीख देती है। चौथी बुक है आपकी द लास्ट लेक्चर, ये बहुत अच्छी किताब है, आप लोग ने शायद पढ़ी होगी। एक प्रोफेसर की स्टोरी के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो हॉस्पिटल में रहता है और कैसे अपना लास्ट लेक्चर देता है, उस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। और लास्ट बुक है वो अनपोस्टेड लेटर, महित्रा रा करके एक ऑथर है, वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। उसमें पूरा आपको लाइफ में बताया गया कि आप अगर कैसे, जब आपको लगता है ना कि आप लाइफ में हार मान रहे हैं, तो आपको कैसे आपको आगे बढ़ना है। कहते हैं ना कि हार को हरा दो इससे पहले कि हार आपको हरा दे। तो वो बुक से आपको ये चीज़ सीखने मिलती है। तो ये 5 बुक हैं, आप जब जब भी आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर पढ़ें और अपने आस-पास के लोगों को भी रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ इस पे चर्चा करने के लिए, जुड़ने के लिए और किताबों की दुनिया के बारे में हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। वेलकम सर। आप देख रहे हैं हमारा टॉक शो रूबरू और अगली बार हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए गेस्ट के साथ।